स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 100वीं जयंती पर जींद में इनेलो ने की सम्मान दिवस रैली। ओम प्रकाश चौटाला समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। सम्मान रैली में ओपी चौटाला ने किया दावा, कहा इनेलो की बनेगी सरकार, तिहाड़ जेल से लूंगा मुख्यमंत्री पद की शपथ। चौटाला के जेल में शपथ के बयान पर विरोधियों का निशाना। संपत सिंह बोले, चौटाला का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। टिकट बंटवारे पर खटपट की खबर पर सीएम हुड्डा और अशोक तंवर का बयान, दोनों ने किया किसी भी मतभेद से इनकार। हजका ने किया 58 उम्मीदवारों का ऐलान, 7 का ऐलान कुछ ही देर में। हरियाणा जनचेतना पार्टी कल करेगी उम्मीदवारों की घोषणा। नवरात्रों के साथ ही नामांकन प्रक्रिया तेज। हिसार से सावित्री जिंदल और नूंह से आफ्ताब अहमद समेत कई दिग्गजों ने आज भरा पर्चा। और नवरात्रों का पहला दिन, मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूरे देश में हो रही है पूजा अर्चना। नमस्कार, एवं तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। हरियाणा विशेष के साथ हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह। हरियाणा विशेष में आज हम इनेलो की जींद रैली और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की मौजूदगी और उनके भाषण पर चर्चा करेंगे। सवाल ये कि चौधरी देवीलाल की जयंती पर की गई इस रैली और उसमें ओपी चौटाला की मौजूदगी का इनेलो को क्या कुछ फायदा होगा? फायदा होगा तो कितना? सवाल ये भी कि रैली में उनके संबोधन से पार्टी कार्यकर्ताओं पर क्या कुछ असर पड़ेगा? चौटाला की रैली में मौजूदगी से उनकी अंतरिम जमानत की शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर क्या कुछ असर हो सकता है? ओपी चौटाला का अंतरिम जमानत के दौरान जींद रैली में पहुंचना एक पहलू है, उनका रैली में संबोधन करना यह भी इस चर्चा का दूसरा पहलू है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनके संबोधन में उस दावे को लेकर खड़ा हो गया है कि वो तिहाड़ जेल में ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके इस बयान को किस तरीके से देखा जाए, ये वो तमाम सवाल हैं जिनका लब्बो-लुआब क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इन तमाम सवालों पर हमारे खास मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपको वायदा देकर के जाता हूं कि तिहाड़ की जेल में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेऊंगा। जी हां, बड़ा सवाल है कि जो दावा ओम प्रकाश चौटाला ने किया है आज जींद रैली में, क्या वो पूरा हो सकता है? चौधरी देवीलाल की 100वीं जयंती के मौके पर जींद के पिंडारा में इनेलो की ओर से रैली की गई। रैली में चौधरी देवीलाल के साथ काम कर चुके देश के कई राजनीतिक दिग्गजों ने शिरकत की। बड़ी बात यह रही कि रैली में जेबीटी भर्ती मामले में सजा याफ्ता ओम प्रकाश चौटाला भी पहुंचे और लोगों से पार्टी के लिए उन्होंने वोट की अपील भी की। चौधरी देवीलाल की 100वीं जयंती पर हुई रैली में देश के कई राजनीतिक दिग्गज पहुंचे, लेकिन सबकी नजर रैली में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर रही। जेबीटी भर्ती मामले में सजा याफ्ता और मेडिकल बेस पर जमानत पर चल रहे चौटाला न सिर्फ रैली में पहुंचे बल्कि उन्होंने रैली में भाषण भी दिया। इस मौके पर उन्होंने खुद के सीएम बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव भले ही ना लड़ पाएं, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ तिहाड़ जेल में लेंगे। मैं अगर चुनाव ना भी लड़ूंगा तो आपको वायदा देकर के जाता हूं कि तिहाड़ की जेल में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेऊंगा और हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। चौटाला ने जनता से अपने बेटे और पोते को भी जिताने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि वो जरूरत पड़ने पर इनका इस्तीफा दिलवा देंगे। चुनाव होते रहेंगे, मेरे बेटे और पोते चुनाव लड़ेंगे, मैं उनसे इस्तीफे दिला करके फिर आपके बीच में आना चाहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपने करीब 18 मिनट के भाषण में विरोधी पार्टियों को भी निशाने पर लिया। चौटाला के भाषण में टिकट बंटवारे के बाद पार्टी के भीतर हुई बगावत का डर भी साफ नजर आया। चौटाला अपने भाषण में बगावत की भरपाई करने की कोशिश करते नजर आए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, पार्टी ने हर हिसाब से सोच करके अच्छे प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो गई है, इंसान गलती का पुतला है, हमने भी शायद कोई गलती कर दी होगी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी चाहूंगा कि मेरी भूल को ना मान करके आप पार्टी के प्रत्याशी के प्रति अपना मत प्रदान करें। प्रत्याशी जीतेगा तो उसके वोट से मैं हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन पाऊंगा। ओपी चौटाला ने प्रदेश में इनेलो की सरकार बनने का दावा करते हुए
पार्टी पदाधिकारियों को उसमें एडजस्ट करने का भी आश्वासन दिया। वायदा दे करके जा रहा हूं कि आपको सम्मान मिलेगा। जो साथी किसी वजह से चुनाव से वंचित रह गए हों, मैं उन साथियों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, सरकार में एमएलए के अलावा भी हजारों ऐसे पद होते हैं जो एमएलए से ज्यादा मजबूत होते हैं। मैं उन सभी साथियों को एडजस्ट करना चाहूंगा। चौधरी देवलाल की जयंती पर श्रद्धांजलि देने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। इन नेताओं ने चौधरी देवलाल के योगदान का अपने अपने संबोधनों में जिक्र किया। तो वहीं ओम प्रकाश चौटाला अपने पूरे भाषण में चुनावी रंग में नजर आए। अपने भाषण से चौटाला ने भावनात्मक रूप से भी अपने समर्थकों से वोट की अपील की। साथ रहनिए संग के साथी, दया मेरे पे फेर कियो, देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में भेज दियो। इसलिए ये एक प्रयास है, ये एक सोच है। इस सोच को सिरे चढ़ाने के लिए आप सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। चुनावी मौसम में हुई इनेलो की ये रैली कई मायनों में अहम रही। जेल से बाहर इलाज के लिए अस्पताल आए ओपी चौटाला की रैली में मौजूदगी सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा रही। वीरवार को रैली में पहुंचे ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट ने शुक्रवार तक अंतरिम जमानत दी है। कानून के जानकार मानते हैं कि शुक्रवार को अंतरिम जमानत पर होने वाली सुनवाई में ओपी चौटाला की रैली में मौजूदगी भी एक पहलू हो सकती है। जी हां, तमाम पहलू हैं, उन पर चर्चा करेंगे आज की रैली में और रैली में मौजूदगी ओम प्रकाश चौटाला के तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर डॉक्टर सुरेंद्र धीमान मौजूद हैं। धीमान साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ हरभगवान सिंह जुड़ चुके हैं, पूर्व एडवोकेट जनरल हैं हरियाणा के। हरभगवान सिंह जी, आपका भी स्वागत है। रेखा शर्मा, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेखा शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और रण सिंह मान, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रण सिंह मान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, लेकिन एक बयान हम आपको सुना देते हैं, प्रतिक्रिया हम आपको सुना देते हैं। संपत सिंह का क्या कुछ कहना है उस बयान के ऊपर जिसमें ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि वो जेल में ही सीएम पद की शपथ लेंगे। एक तो तय उन्होंने कर लिया जेल में रहना है। जब वो कह रहे हैं कि जेल से मुख्यमंत्री शपथ लूंगा, ये तय हो चुका है कि वो जेल में रहेंगे। ये तो उन्होंने मान लिया। हमने जब मैं ये चाहता था किसी तरीके से कोर्ट उन पर मेहरबानी करे और ये बरी हो के आ जाए बाहर। बुजुर्ग है, ज़्यादा उम्र बढ़ गई है, इतने साल उनके साथ रहा हूँ। मेरी इच्छा थी, लेकिन उन्होंने तो मेरी इच्छा भी मार दी। वो कहते हैं मैं तो जेल से शपथ लूँगा, फिर जेल से दफ्तर चलेंगे, जेल से काम चलेंगे। ये जिस दिन देश का आएगा तो उस दिन बहुत दुर्भाग्य होगा देश का, कि अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, मंत्री जेल की शिकंजों के पीछे बैठकर और दफ्तर की फाइलें निकालेंगे। परमात्मा ऐसा दिन ना दे कि कोई जेल के अंदर ही कोई शब्द ले। जी हां, तो विरोधियों की तरफ से कुछ इस तरीके से निशाना साधा जा रहा है। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। राजनीतिक पहलू पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं, कानूनी पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं। किस तरीके से देखता है कानून और तकनीकी पहलू ओम प्रकाश चौटाला की जींद रैली में मौजूदगी को? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। जो तकनीकी पहलू है, वो सीबीआई की जो विशेष अदालत है उसने सज़ा सुना रखी है। उसी सज़ा की वजह से तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन जब 3 जून 2014 को चौटाला साहब ने अदालत में अर्जी लगाई थी कि उनके छोटे भाई प्रताप सिंह चौटाला की डेथ हो गया और उनके सारा अस्थि विसर्जन और सब रस्म क्रिया जो है वो पूरी करनी है बड़े भाई के नाते, तो हमें वो छूट दी जाए। तो अदालत ने उनको वो छूट दी और वो 21 दिन के लिए वो छूट दी गई थी। चौटाला साहब जेल से आगे सिरसा में रहे आकर, और उन्होंने अपनी रिचुअल्स जो ब्रदर की होती हैं वो पूरी की। उसके बाद अचानक ही जो तकनीकी पहलू अदालती आदेशों के मुताबिक वो, क्योंकि वहाँ पर बैठे रहे सिरसा में और उनके स्वास्थ्य खराब हो गया, क्योंकि पहले भी अस्वस्थ थे, वो मेदांता में दाखिल हो गए। और 20 जून को अदालत में फिर अर्जी लगाई और उस पर नोटिस जारी किया अदालत ने। 23 जून को उस पर सुनवाई हुई और 23 जून को मेदांता के हॉस्पिटल के एक सर्टिफिकेट उसमें गया जिसमें कहा था कि चौटाला साहब आईसीयू में दाखिल हैं। तो उन्होंने जो हाई कोर्ट का जो निर्देश है उसमें कहा गया कि 4 सप्ताह का आगे किया कि जब तक ये आईसीयू में हैं, ये इंटरिम बेल जो 3 जून 2014 को की थी उन्हीं शर्तों के आधार पर एक्सटेंड की जाती है। वो जब सुनवाई होती गई, वो आज तक वो सुनवाई जारी है और उसको 3 जून 2014 का जो आदेश है उसी को वो
टिल फर्दर ऑर्डर, जो जैसे कल सुनवाई होनी 26 को, वो 26 को जो भी आदेश होगा या तो वो खत्म हो या नहीं तो वो इंटरिम ऑर्डर जो 3 जून 2014 का तो उसको कंटिन्यू करे जा रहे हैं। ये इसका तकनीकी पहलू। दूसरा पहलू, जो सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया था उस पर अपील दायर की थी चौटाला साहब ने, वो अपील पे फैसला रिजर्व है जी। वो फैसला कब आएगा ये तो नहीं पता, और हम अदालत का क्या फैसला होगा उसको भी हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ना तो ये कह सकते हैं कि वो इनको बरी कर दिए जाएंगे, ना ये कह सकते हैं कि ये अंदर ही रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब कोई फैसला नहीं आया है, रिजर्व है अभी फैसला, तो आगे भविष्य में क्या होगा उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की जा सकती। अब अगर जहां तक तकनीकी पहलू जेल का, जी जी, 15 अक्टूबर को चुनाव होंगे, हाँ जी, 19 को परिणाम आ जाएंगे, 19 के बाद पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली हैं। अगर आईएनएलडी सरकार बनाने की स्थिति में हुई, 46 या 46 से ज़्यादा एमएलए चाहे अपने या किसी दूसरे समर्थकों के साथ जोड़कर मेजॉरिटी आ जाती है, तो ही आईएनएलडी का नेता जो हैं ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन पाएंगे। जहाँ तक तकनीकी एक पहलू और है जी, हमारे देश के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति बिना एमएलए बने 6 महीने तक मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है जी। पहले ऐसे ही अवतार सिंह भड़ाना को बनाया गया था, उन्होंने मंत्री आज बनाया कहा भी गया था। और 1989 में 2 दिसंबर 1989 को जब चौधरी देवीलाल केंद्र में गए थे, उस वक्त भी चौटाला साहब एमएलए नहीं थे, तब भी ऐसे ही मुख्यमंत्री बने थे और 6 महीने के बाद इनको एमएलए का चुनाव लड़ना पड़ा था। हालांकि महम बीच में कांड हो गया था और फिर वो उस 6 महीने के दौरान मुख्यमंत्री नहीं मिल पाए थे, उसकी वजह से इनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही पड़ा था। बाद में वो दूसरे और जगह से एमएलए बने और फिर ये मुख्यमंत्री बने थे। तो तकनीकी पहलू तो ये है कि वो मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं बगैर एमएलए के, लेकिन जेल में ही बनेंगे। तब तक हमें ये इंतजार करना चाहिए था कि जो रिजर्व फैसला उसका फैसला देख लेते कि हाई कोर्ट का क्या फैसला है। ये एक इसका तकनीकी पहलू है जी। जहां तक दूसरा जो एक और सवाल आपने पूछा रैली में, हालांकि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी बताएंगे, जहां तक रैली में पहुंचने का मामला है, क्योंकि 3 जून 2014 को कोर्ट से परमिशन मिली थी जी सिरसा में आने की, उसमें वो स्पेसिफिक थी कि भी मेरे ब्रदर की डेथ हो गई है, वहां पर मैंने जाना है। जी जी। उसके बाद ये अदालत उसमें उसके बाद हॉस्पिटल में दाखिल हो गए और हॉस्पिटलाइज्ड के होने के बाद 3 जून 2014 के आदेश को ही एक्सटेंड किया जा रहा है। तो उसमें ना तो ऐसी कोई शर्त है कि ये कहीं बाहर जा सकते हैं जी, ना ऐसी शर्त है कि बाहर नहीं जा सकते जी। तो ये एक तकनीकी पहलू है। बाकी हमारे साथ क्योंकि सीनियर एडवोकेट्स हैं साथ में, चौधरी हरभगवान जी, वो इसका और कानूनी पहलू बता सकते हैं जी। राजनीतिक पहलू जो दूसरे जो पैनलिस्ट हैं हमारे वो बताएंगे जी। चौधरी हरभगवान सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे निश्चित तौर पर तकनीकी पहलू क्या कुछ कहते हैं। यहाँ पर कई स्थिति हमारे सामने ये है कि अंतरिम जमानत थी, मेडिकल आधार पर ओम प्रकाश चौटाला जमानत पर हैं, इलाज के लिए वो जमानत पर थे, लेकिन इस दौरान वो जींद में रैली में आए और यहाँ पर अच्छा खासा उन्होंने संबोधन भी किया, भाषण भी दिया। इस दौरान जब कल उनकी सुनवाई होनी है अंतरिम जमानत के ऊपर ही, क्या ये एक पहलू रहेगा उनकी जींद की रैली में मौजूदगी का? दूसरा, उन्होंने ये दावा किया है कि वो तिहाड़ जेल में ही सीएम पद की शपथ लेंगे। आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रावधान है कानून में? मेरे ख्याल से उन्होंने जिस शर्त पे उनको ज़मानत दी गई है उसकी उल्लंघना की है और उस पर उनकी जो इंटरिम बेल मिली है उसको कैंसिल किया जा सकता है जी। और दूसरा जो सवाल आपने किया है क्या वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, जब तक ये रहेंगे और शिप के लिए किया जा सकता है जी। चौधरी साहब, आपकी आवाज हमारे तक दोबारा पहुंच नहीं पाई है। हम चाहेंगे आपसे, यह प्रार्थना है कि आप अपनी बात दोबारा दोहरा दें, क्योंकि कोई तकनीक की वजह से आपकी आवाज आ नहीं पाई, हम अच्छे से सुन नहीं पाए। सर एक बार दोहरा दीजिएगा इस जानकारी को। ऐसा है कि जब तक ये उनकी सजा कायम है, हाँ जी, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, वो डिस्क्वालीफाइड हैं और अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू करेगी जब तक वो बरी ना हो जाएं। तो इसलिए जो कि डिस्क्वालीफाइड हैं एमएलए रहने के लिए भी, तो उनको चीफ मिनिस्टर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता जी। ये बड़ी आप ये कह रहे हैं तो कि जब तक के सजा अगर वो रिजर्व फैसला रहता है और रिजर्व फैसले के बाद सजा कायम रहती है, तो तिहाड़ जेल में वो जो 6 महीने का प्रावधान है कि बिना एमएलए भी आप मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो वो नहीं बन पाएंगे।
अब वो नहीं बन पाने। जी, ये बड़ी जानकारी है। निश्चित तौर पर ये दर्शकों के लिए भी, इनेलो के लिए भी और तमाम जो लोग हैं जो इस बारे में आज की तारीख में चर्चा कर रहे होंगे, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। कई राजनीतिक पहलू भी हैं और कई राजनीतिक मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रण सिंह मान जी, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? कानूनी पहलू पर भी टिप्पणी कर दीजिएगा और राजनीतिक पहलू पर तो निश्चित तौर पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे। ओम प्रकाश चौटाला ने दावा किया है कि तिहाड़ जेल में ही वो सीएम पद की शपथ लेंगे। इसका जो महत्वपूर्ण जो इशू इसमें से निकल करके आ रहा है, वो जितनी भगवान जी सिंह जी बात कर रहे थे, सीनियर एडवोकेट हैं, और धीमान जी बात कर रहे थे, बात एक निकल करके आ रही है कि एक बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं इस देश में, जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसकी रखवाली का भी काम करती हैं। लोग उसको फॉलो करें, उस पर भी उनका ध्यान रहता है। और कोई यदि उससे बाहर जाता है तो वो जरूरी नहीं कि भाई उसकी शिकायत ही मिले, वो सब तक संज्ञान लेती रही हैं। पहली है जुडिशरी। ठीक है कि एक न्यायपालिका से उनको ये रिलीफ मिली थी, जब उनके भाई प्रताप सिंह की डेथ हुई तो उनको बाहर जाने की इजाज़त मिली, और उसके बाद जब उनको तकलीफ हुई हेल्थ ग्राउंड पे उनको एक्सटेंशन मिलती रही और वो मैदानता हॉस्पिटल में रहे। ये एक अलग बात है कि वहाँ और कमरे भी लेकर के वहाँ से पॉलिटिकल एक्टिविटी भी जारी रही, मीटिंगें भी होती रही पूरे हरियाणा भर के लोगों से। लेकिन एक कानूनी यदि कोई पक्ष है और उसकी किसी कमजोरी का नाजायज फायदा कोई भी कन्विक्टेड आदमी उठाए, तो ये जुडिशरी का फर्ज है कि वो उसका संज्ञान ले। ये चैलेंज तो है जुडिशरी के सामने। दूसरा चैलेंज है जो चुनाव आयोग है उसके सामने। जब चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो छोटी छोटी बातों का भी संज्ञान लेती है, वो होर्डिंग का भी ज्ञान लेती है, जो एड आती है डिफरेंट प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उस पर भी उसका संज्ञान रहता है, जो व्हीकल की मूवमेंट है उस पर भी उसका संज्ञान होता है। सारी चीजें होती हैं। तो क्या एक कन्विक्टेड आदमी क्या चुनावी रैली में जाकर के संबोधन कर सकता है? और इस तरह की जो बात है उसका मेरी समझ में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रश्न उभर करके आ रहा है, और आने वाले दिनों में ये बहस का भी विषय होना भी चाहिए और होगा भी। तो ये है इसका एक पक्ष जिस पे चर्चा अभी तक हो पाई है, उसमें जो हमारी राय है या मेरे विचार हैं वो। दूसरी बात है एक राजनीतिक, इसका राजनीतिक बात यह है कि एक चर्चा बहुत दिनों से लोगों के बीच में थी, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में भी थी, इनेलो के कार्यकर्ताओं में। ले लेते हैं MS मलिक हैं, वरिष्ठ इनेलो नेता, भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलिक साहब, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर आपका। मलिक साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है संपर्क उनसे हमारा नहीं हो पा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो इस वक्त निकलकर सामने आई हैं। बहस लंबी जाएगी। ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो आपको वायदा दे करके जाता हूं कि तिहाड़ की जेल में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रेखा शर्मा जी, आपकी टिप्पणी चाहेंगे? देखिए, ये मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की इस बात से मुझे हैरानगी है कि एक तो ये कानून का उपहास उड़ा रहे हैं और दूसरा ये प्रदेश की और देश की जनता को पागल बना रहे हैं। जब ये ऐसा कर ही नहीं सकते, एक जिसको कानून ने करप्शन के चार्जेस में पनिशमेंट दी हुई है, वो कैसे चुनाव लड़ सकता है और वो कैसे शपथ ले सकता है? ये सरासर उन्होंने पागल बनाने वाली बात करी है। और एक आदमी जो अपने भाई की डेथ के ऊपर 3 हफ्ते के लिए बाहर निकलते हैं और फिर अपनी बीमारी का बहाना करके और आगे एक्सटेंड कराते रहते हैं, और आज वो सारे लोगों के सामने आके कहते हैं कि मैं जेल से ही शपथ लूंगा। क्या एक तो इसका एक ये पहलू है कि ये कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। एक दूसरा पहलू ये भी है कि इनको अपनी पार्टी में अपने बेटों पे भी विश्वास नहीं है कि अगर मैं जेल में हूं और मेरे बेटे हैं बाहर, तो पार्टी में पहली बात तो सबके हक एक बराबर होते हैं, लेकिन इनको अपने बेटों पे भी नहीं विश्वास, अपने पोते पे भी नहीं विश्वास। ये वहीं जेल में रहकर शपथ लेना चाहते हैं। मैं हैरान हूं इस बात पे
क्या ये लोग इनकी बात मानेंगे? मुझे नहीं लगता। ये आने वाले 15 तारीख को ये खुद ही देख लेंगे कि लोग इनके साथ बिल्कुल नहीं हैं और इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। जी, तो इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, आज जो ये बयान आया है उससे पहले हमने वो बयान भी सुने हैं इनेलो की ओर से कि ओम प्रकाश चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये जो कुछ ये समय परिवर्तन होता जा रहा है। जी। पहले आईएनएलडी के जो नेता थे वो लगातार ये कह रहे थे कि चौटाला साहब उचाना से चुनाव लड़ेंगे। जी। उसका कारण एक ये था कि क्योंकि हाई कोर्ट ने इनकी अपील पर फैसला रिजर्व रखा हुआ है। जी जी। पहले उनको लग रहा था कि इस फैसले का जो रिजर्व रखा हुआ है उसकी घोषणा हो जाएगी, वो फैसला आ जाएगा। हालांकि जब तक हाई कोर्ट अपना फैसला उस अपील पे नहीं सुना देती है, हम ये नहीं मान सकते हैं कि उनको बरी किया जा रहा है, या हम ये नहीं मान सकते उनको बरी नहीं किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव वो तभी लड़ सकते हैं जैसे चौधरी हरभगवान जी ने कहा कि जो हमारा जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके तहत के ये जो जितनी इनको सजा हो रखी है उस पर ये नहीं लड़ सकते हैं चुनाव। वो तभी लड़ सकते हैं जब वो हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और जब हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाएंगे, अब क्योंकि 26 कल हो जाएगी और 27 तक का नामांकन पत्र दाखिल हो रहे हैं। जी। 27 तक अगर रिजर्व फैसला जो रखा हुआ उसका उद्घोषणा नहीं होती है तो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, नंबर 1 किसी भी स्थिति में, क्योंकि फैसला रिजर्व है, वो कन्विक्शन है और उनके कन्विक्शन नहीं हटी है। जी। 27 के बाद वो फैसला अगर आ जाता है और इनके हक में आता है तो वो मुख्यमंत्री बन सकेंगे। अगर वो फैसला उनके हक में नहीं आता है या फैसला रिजर्व ही रहता है परिणाम तक, चुनाव परिणाम तक भी, तो उस पे जैसे चौधरी हरभगवान जी ने कहा, हम एक और नामी वकील हैं उनसे भी कोशिश करेंगे ताकि इसी विषय पे और बड़े सीनियर एडवोकेट्स की भी राय सामने हमारे इस डिबेट में आ जाए। जी। लेकिन चौधरी हरभगवान जी क्योंकि बहुत कानून के ज्ञाता हैं, उनके अनुसार तो ये लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री तिहाड़ में भी नहीं बन पाएंगे अगर उनका फैसला रिजर्व रहता है तब भी, और अगर उनकी सजा बरकरार रहती है तब भी। जी, चौधरी हरभगवान जी, जितनी हम आपकी बात को समझ पाए हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो विधायक बनने की फिलहाल योग्यता नहीं रखते हैं, इसलिए वो सीएम बनने की भी योग्यता नहीं रखते हैं। यही एक आधार है या फिर कुछ और भी कानूनी अड़चने हैं जिसकी वजह से आपका ये कहना है कि वो सीएम उम्मीदवार नहीं हो सकते या फिर सीएम नहीं बन सकते, शपथ नहीं ले सकते जेल के भीतर? इस वक्त प्रोटेक्शन ऑफ पीपल्स एक्ट, हाँ जी, जो एमएलए तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं सर, माफ कीजिएगा, तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। आपके पास दोबारा लौटेंगे तो फिर आपसे फिर वही अपील रहेगी हमारी कि आप दोहरा दीजिएगा अपनी जानकारी को। मान साहब, किस तरीके से देखते हैं? बहरहाल कानूनी अड़चने हैं या नहीं हैं, उसके ऊपर एक कानूनी बहस तो निश्चित तौर पर जारी रहेगी ही। लेकिन मान साहब, एक और इशू आज की डेट में जो रैली में चौटाला साहब ने कहा था, आपने भी सुना होगा, हम भी आपको सुना देंगे। लेकिन जो एक सामान्य स्थिति में जो उन्होंने कहा है कि एक साजिश रचकर उनको जेल भिजवाया गया है, उसके बारे में उन्होंने बार बार जिक्र किया है। ये क्योंकि उनका इशारा सबको, आज तक उनके जो पुत्र हैं वो भी सब रैली में कहते हैं कि ये कांग्रेस की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है, और ऐसी बात करके वो कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में ये इशू बना था और आज फिर उन्होंने खुद रैली में आगे घोषणा करके इस इशू को दोबारा जिंदा करने का प्रयास किया है। इस पे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? हेलो जी मान साहब, जुडिशरी पर जो लुक की है उनको नहीं करनी चाहिए थी। एक फैसला आया है, जुडिशरी ने दिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे हिंदुस्तान की, और वो जो फैसला आया है वो दिल्ली कोर्ट ने दिया है, कोई हरियाणा में नहीं आया है कि, तो इसलिए वो किसी किस्म के इन्फ्लुएंस को अलेज नहीं कर सकते। और किसी हालत में हमें चाहिए कि जुडिशरी की इज्जत कायम रहे और उसके फैसलों की कदर की जाए। और इस फैसले में ये क्लियर है कि जब तक ये फैसला रहता है वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे। चौधरी साहब, जो आपसे एमएलए के लिए भी, मिनिस्टर के लिए भी कोई पद नहीं ले सकते। चौधरी साहब, जो आपसे सवाल किया गया था, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही थी, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही थी। हम जानना द्वारा चाहेंगे, आप थोड़ा सा अगर ऊंची आवाज में थोड़ा बात बता पाए। जो महेंद्र जी ने, मेरे साथी, जो उन्होंने पूछा था कि एक जो बात समझ में आई है कि जो व्यक्ति जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव ही नहीं लड़ने के योग्य है, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूं, वो डिस्क्वालीफाइड हैं एमएलए बनने के लिए, और वो एमएलए लड़ सकते हैं।
जी बार बार दिक्कतें आ रही हैं। लगता है बहरहाल कि रण मिनिस्टर सिंह नहीं मान बन जी, सकते। आपसे सवाल ये था डॉक्टर सुरेंद्र धीमान का कि बार बार इनेलो की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि साजिश के तहत उन्हें इस मामले में फंसाया गया है, जेल भेजा गया है, और आज कहीं ना कहीं कुछ इसी तरीके का इशारा खुद ओम प्रकाश चौटाला ने किया है। कांग्रेस की टिप्पणी चाहेंगे इस पर? नहीं, यदि डॉक्टर धीमान साहब मौका देंगे तो मैं ये भी बात रखने को तैयार हूँ। इसका जो राजनीतिक पहलू है वो भी बड़ा साफ है। राजनीतिक पहलू ये है इसका कि ओम प्रकाश चौटाला जी को मालूम है, और बहुत बार हरियाणा के जो न केवल जो राजनीतिक क्षेत्र हैं, राजनीतिक लोग हैं, बल्कि साधारणतया भी ये चर्चा होती है कि चौटाला परिवार में एक तरह से चाचा और भतीजे की जंग है राजनीतिक वर्चस्व लेकर के, कि पार्टी को के ऊपर किसका वर्चस्व होना चाहिए, किसका नेतृत्व होना चाहिए। तो वो इस रैली में आकर के हो सकता है उन्होंने ये जोखिम उठाया हो कि मैं ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है, और यदि ये बात हुई या वो बरी हुए, जैसा कि वो रिजर्व है, उनका कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई है। हम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दलबीर सिंह भारती इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दलबीर सिंह जी, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर आपका। नमस्कार जी नमस्कार सर। सर, आपकी टिप्पणी चाहेंगे, जो ओम प्रकाश चौटाला ने दावा किया है कि वो तिहाड़ जेल में रहकर ही सीएम पद की शपथ लेंगे, क्या कानूनी तौर पर यह मुमकिन है? देखो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो ये कहा है, हाँ जी, ये कानूनी तौर पर मुमकिन है या इस प्रकार का कोई स्कोप है, तभी तो उन्होंने इतने, वो हमारे वरिष्ठ और हमारे सम्माननीय नेता है, उन्होंने कहा है, तो उस बात में जरूर तथ्य है, उस बात में जरूर दम है। जी दलबीर सिंह जी, हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और चौधरी हरभगवान सिंह पूर्व एडवोकेट जनरल हैं हरियाणा के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कानूनी जानकारी रखते हुए ये बताते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जो व्यक्ति विधायक बनने की योग्यता नहीं रखते वो सीएम बनने की योग्यता भी नहीं रखते हैं। आपकी टिप्पणी? देखिए, कानूनी, जहाँ तक कानून का प्रावधान या कानून के जो प्रोविजन हैं उसके बारे में जब अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कोई टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है, तो उन्होंने भी इस बारे में विचार किया होगा। और कानून में आज भी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है, जैसे 163 या 164 जो सेक्शन है, उसमें इस प्रकार का कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि वो शपथ नहीं ले सकते। परंतु उसके बाद भी मैं उसके बाद स्पष्ट टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो आज ओपनली कहा है, तो उन्होंने जरूर कोई या तो कानून की तरफ से कोई राय ली होगी, या हम उसके बारे में आगे को पूछ करके, या जो भी उनके दिमाग में क्या बात आई है, उन्होंने किससे परामर्श किया है, जरूर उन्होंने समझदारी करके और बात करके ही, किसी से बात करने के बाद ही ऐसी टिप्पणी की होगी। दलबीर जी, आप फोन में बने रहिएगा, हम चौधरी हरभगवान जी के पास दोबारा पहुंचते हैं। चौधरी साहब, आपने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जो एमएलए बनने की योग्यता नहीं रख सकता वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, पर मैं आपसे सवाल ये जानना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री बनने की क्या योग्यता है? कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है? जी चौधरी हरभगवान जी, आपसे सवाल है। जो डिस्क्वालिफाइड ना हो किसी, तो वो ना एमएलए बन सकता है ना चीफ मिनिस्टर बन सकता है। कानून इसके मुतालिक बिल्कुल साफ है। रिप्रेजेंटेशन, बार बार हम कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और वो नहीं बन सकता। जी नहीं, पर मैं जानना ही चाह रहा था आपसे, क्योंकि आप कानून के ज्ञाता हैं, मुख्यमंत्री तो शायद वो बन सकता है सामान्य परिस्थिति में जो विधायक दल का, जिसको विधायक अपने दल का नेता चुने। नहीं, ऐसा है, ठीक है, जो नेता चुना जाता है उसका होता है असेंबली में या पार्लियामेंट में, वो मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो डिस्क्वालीफाई, जी बार बार हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी पहलू की वजह से साफ तौर पर हम आवाज पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक जो लब्बो-लुआब निकलकर सामने आता है। दलबीर सिंह भारती जी जानकारी रखते हैं चौधरी हरभगवान सिंह जी, उनका यह कहना है कि इस वक्त ओम प्रकाश चौटाला डिस्क्वालिफाइड हैं, अयोग्य हैं सीएम बनने के। अब आपकी टिप्पणी चाहेंगे? दलबीर सिंह भारती जी।
लगता है आवाज उन तक भी नहीं पहुंच पा रही। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और कोशिश ये करेंगे कि इस दौरान कुछ जो तकनीकी खामियां आ रही हैं उनको भी दुरुस्त करें। बहुत जल्द लौटते हैं। तो आपको वायदा दे करके जाता हूं कि बिहार की जेल में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लूंगा। के जाता हूं कि बिहार की जेल में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रेखा शर्मा जी, आपकी टिप्पणी चाहेंगे। राजनीतिक तौर पर चलिए देखिए, कानूनी तौर पर एक बहस छिड़ी हुई और हम जानकारी लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला की रैली के भीतर मौजूदगी, अपने कार्यकर्ताओं के भीतर मौजूदगी कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती तो देती ही होगी। मैं तो इस पार्टी के अस्तित्व पे ही हैरान हूँ कि अगर ये बाप बेटा ना हो तो ये पार्टी ही ना हो। जैसे अभी आपने एक इनेलो के कार्यकर्ता से जोड़ा, वो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि वो लोकतांत्रिक पार्टी ही नहीं है। जो उन्होंने वो कहते हैं कि अगर चौटाला साहब ने कह दिया तो वो ठीक ही होगा। उनके अपने विचार, अपना दिमाग कुछ नहीं कहता और वो सोचते हैं कि जनता भी उनकी तरह ही पागल है। क्या जनता में दिमाग नहीं है और वो वैसे ही जैसे वो उनके कार्यकर्ता सोचते हैं वैसे ही जनता सोचती होगी? ऐसा नहीं है। और आपने अभी देखा ही है कि जैसे कि चौधरी हरभगवान जी ने कहा कि वो जब एक असेंबली की इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं? चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पहले एमएलए होना जरूरी है और जब हमारे देश का कानून ये कह रहा है कि वो एमएलए बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है तो वो चीफ मिनिस्टर के सपने और फिर इतने झूठे वादे अपने कार्यकर्ताओं से आके एक रैली में, कैसी बात? वो एक तो वो बेचारा बनने की जो कोशिश है, मैं कहती हूं उनको वो बेचारा बनना बंद करें। लोग पागल नहीं हैं, वो आपको बेचारा नहीं समझते। आपने अपना घर भर लिया है अगली आने वाली 10 पुश्तों के लिए और वो 10 पुश्तों के लिए जो भर लिया है आप उसी से, और इसीलिए आप जेल में भी हैं। जो आपने काम किया है, कानून कोई अंधा नहीं है जो आपने उन्होंने देखा नहीं है जी। तो कानून प्रवीण अत्री इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अत्री साहब, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अत्री साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे बड़ा देर से प्रयास किया जा रहा था कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ जाएं। आप क्योंकि एडवोकेट भी हैं और आईएनएलडी की राजनीति को बहुत अंदर तक बेहतर समझते हैं। आप हमारे जो हरियाणा के एडवोकेट जनरल रहे हैं चौधरी हरभगवान, सीनियर एडवोकेट हैं, उनको भी जानते होंगे। हमने उनसे सवाल पूछा था, उनका यह कहना है कि जो व्यक्ति जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत एमएलए या एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकता वो व्यक्ति किसी भी हालत में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जैसा चौटाला साहब ने कहा था रैली में कि मैं तिहाड़ में ही शपथ लूंगा, तो उनका ये दावा है कि चौटाला साहब तिहाड़ में मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकते क्योंकि कोई योग्य नहीं है। आपसे इन लोग नेता के नाते और एक एडवोकेट के नाते हम दोनों स्थिति में आपसे टिप्पणी चाह रहे थे और बहुत देर से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। जी प्रवीण अत्री जी। डॉक्टर साहब, ऐसा है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बीजेपी की नेत्री यहाँ पे हैं रेखा जी, मैं इनकी बात सुन रहा था और इन्होंने ये बात बोला था कि मुझे इस पार्टी के अस्तित्व पे ही शक है। देखिए रेखा जी को मैं जरा बताना चाहूंगा, एक हमारे शास्त्रों में एक लाइन लिखी है जिसको बोलते हैं ना भूतो ना भविष्यति। आज की रैली अगर रेखा जी देख लेती या बीजेपी वाले देख लेते तो उनको बात ये अच्छी तरह से समझ में आ जाती कि जिस तरह की रैली आज हुई है और इतनी बड़ी तादाद में हरियाणा के लोग रैली में आए हैं, वो एक परिवर्तन का सूचक है। अत्री साहब, बड़ा स्पष्ट क्लियर है। अत्री साहब, वक्त हमारे पास कम है और बड़ी मुश्किल से आपका फोन लग पाया है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं आपसे जानकारी निकलवाने की। जो सवाल पूछा गया है कि क्या वो योग्यता रखते हैं कानूनी जानकार के तौर पर और इनेलो के नेता के तौर पर भी जानना चाहेंगे। क्या वो दो चीजें, बिल्कुल मैं आपको 2 चीजें स्पष्ट कर देना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है, हम ये सबको पता है कि कोर्ट का डिसीजन जो है वो रिजर्व है और हमारी कोर्ट में पूरी आस्था है और पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो हमारे हक में आएगा। रिजर्व है तो वो कभी भी आ सकता है, वो कल भी आ सकता है, कि सर तिहाड़ जेल में शपथ लेंगे, अगर इतना ही भरोसा है तो ये कहते कि तब तक कोर्ट का अपना फैसला आ जाएगा और फिर बाहर आने के बाद शपथ ले लेंगे। ऐसा है तिहाड़ जेल में ही शपथ लेंगे सर। देखिए ऐसा है, मैं वही बताने लगा हूँ। पहली चीज तो ये है कि डिसीजन हमारे हक में आएगा क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है इस बात का।
दूसरा, विधायक अगर अपना नेता मान लेते हैं उनको और वो मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो विदिन 6 मंथ्स उनको इलेक्शन लड़ना है। और जैसे कि डिसीजन रिजर्व है तो हमें पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास है कि डिसीजन हमारे हक में आएगा और वो भी आ सकता है, वो कल भी आ सकता है, वो 4 दिन बाद भी आ सकता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो 6 महीने डिसीजन आएगा नहीं, तो वो एक बहुत जल्दी डिसीजन आ जाए तो हमारे हक में आएगा। जी प्रवीण अत्री जी, रेखा शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आपको विश्वास है तो चौटाला जी ये क्यों कह रहे हैं कि मैं जेल से शपथ लूंगा? विश्वास होता तो वो कहते मैं बरी हो जाता और बाहर आके शपथ लूंगा। उनको विश्वास ही नहीं है, उनको पूर्ण विश्वास है कि वो जेल में ही होंगे। जी, कोई भी जो नेता है वो एक्सट्रीम पे जाके बात करता होता है, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आती होगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप एक्सट्रीम पे जाके बात करते हैं। आप ये बात बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। और मैं तो मतलब मैं चाहूंगा कि उस रैली की फुटेज आप जरूर देखिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा रैली। जी प्रवीण अत्री जी, मान साहब भी गुस्सा हो रहे हैं। मान साहब, तकनीकी पहलू की वजह से हम लोग आज वक्त इस तरीके से नहीं दे पा रहे जिस तरीके से हमें देना चाहिए, लेकिन चौधरी हरभगवान सिंह की टिप्पणी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी हरभगवान जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी जी चौधरी हरभगवान जी, अभी भी इनेलो की तरफ से जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण अत्री, और ये खुद भी वकील हैं, इनका ये दावा है कि ओम प्रकाश चौटाला योग्यता रखते हैं जेल में शपथ लेने की। वो जब तक डिस्क्वालिफाइड हैं वो कानूनी तौर पे शपथ नहीं ले सकते, वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। हाँ, अगर उनका कन्विक्शन स्टे हो जाता है, कन्विक्शन पनिशमेंट नहीं, तो ले सकते हैं। लेकिन उनका कन्विक्शन अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ है, बल्कि बेल भी नहीं हुई है। तो इस हालात में कानून को इजाजत नहीं देता कि वो मुख्यमंत्री की शपथ ले। जी प्रवीण अत्री जी, छोटी सी टिप्पणी, फिर रण सिंह मान के हम पास हमें जाना है। प्रवीण अत्री जी जी चौधरी हरभगवान सिंह की टिप्पणी सुनी होगी आपने। देखिए महेंद्र जी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि आप जो डिसीजन रिजर्व है वो हमें पूर्ण विश्वास है हमारे हक में आएगा। नहीं, उसके बाद की स्थिति की बात नहीं है सर। तिहाड़ जेल में शपथ लूंगा, इस टिप्पणी के ऊपर चर्चा है। मैंने अभी आपको बोली है कि विधायक जब अपना नेता चुनेंगे तो वो शपथ लेंगे। आप तिहाड़ जेल में हो चाहे बेशक उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के आने वाले मुख्यमंत्री हैं, इस बात को आप मान के चलिए। चलो मान साहब जी, रण सिंह मान जी, आपकी टिप्पणी चाहेंगे? देखिए, इसके तकनीकी पहलू के ऊपर अच्छे से विचार हुआ, लेकिन एक बात जो बची रह गई वो ये है कि आखिर चौटाला जी का मकसद क्या हो सकता है इसके रैली में इस तरह से आने का, एक जोखिम उठाने का कानूनी दृष्टि से। वो ये है कि एक तो ये मैसेज देना चाह रहे होंगे, ऐसा लगता है कि वो उनके परिवार में किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, चाचे भतीजे कोई लड़ाई नहीं है, वही सब कुछ है। और यदि पार्टी आएगी तो वो बनेंगे। बेशक उनको ये नॉलेज है कि वो नहीं बन सकते हैं, कि जैसा हरभगवान जी ने कहा है। दूसरा ये है कि वो जोखिम उठा करके यदि भीतर चले जाएं और न्यायालय इस बात का संज्ञान ले, सख्त संज्ञान भी ले लेता है न्यायालय कभी कभी, जब कोई आदमी एक सीमा को क्रॉस करता है तो भीतर चले जाएं, तो जैसा कि पहले देखा गया है, क्योंकि इनेलो के लोग हैं, उनकी अपनी एक अलग तरह की व्याख्या है, सोच है। यदि कोई जांच होती है उसमें भी वो अपने तरह से व्याख्या करते हैं और उसको अपने मन माफिक जांच का निर्णय चाहते हैं। यदि मामला न्यायालय में जाए तो न्यायालय के फैसले भी उनकी अपनी व्याख्या होती है और उनके मन माफिक उनके नतीजे चाहिए। तो निश्चित रूप से सब जानता है हरियाणा की उनकी सजा जो हुई, एक दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में हुई जेबीटी भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला की और उन बेटे अजय चौटाला की, वो इस मामले में यदि कोर्ट ने संज्ञान लेकर के उनको फिर से जेल की कह दी कि आप यहाँ नहीं रह सकते हो, मैदानता में पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, इस तरह से आपको वहां रहना पड़ेगा, तो उसकी तोहमत कांग्रेस पे लगा सके और कांग्रेस के नेताओं पर लगा सके, क्योंकि चुनाव का समय है। तो इस तरह से उसका मुझे ये जो मकसद है उनका यही लगता है। बाकी मैं ये फिर बात ये दोहराना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को और जुडिशरी को निश्चित रूप से ये सोचना चाहिए कि यदि इस तरह के जो कन्विक्टेड लोग हैं उनको इजाजत दी गई
और उनको एक दी खुला मैदान दिया गया और एक हॉस्पिटल में जहां बीमारी के उसके साथ वो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी चलाएं, तो क्या इस तरह की ये लोकतंत्र में ऐसे लोगों को इजाजत दी गई, तो क्या इस तरह के लोकतंत्र के लिए ये कोई अच्छा संकेत होगा? ये बात कहनी है मुझे। अत्रे साहब, आप हमारे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं? प्रवीण अत्री जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अत्रे साहब, आपसे क्योंकि समय बिल्कुल अंत में है, 1 मिनट से पहले भी अपनी टिप्पणी कुछ कहना चाहेंगे कि इनको ऐतराज हो रहा है कि चौटाला साहब मेदांता हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए अंतरिम जमानत पर थे और वो चुनावी रैली करके गए हैं, इस पे ऐतराज है, आपको कुछ प्रतिक्रिया? कुछ देखिए ऐसा है एक चीज तो बड़ी स्पष्ट होगी, मैंने अभी रण सिंह मान जी की बात सुनी, रण सिंह मान जी की बात से एक चीज स्पष्ट होगी कि एक डर है आज की रैली और आज का जो वहाँ का माहौल था, जिस तरह की रैली थी और जितनी तादाद में लोग वहाँ जुड़े थे, उससे ऐसे बड़ी बड़ी रैली कर चुके हैं अत्रे जी हम, इनसे इससे डबल जो है ट्रिपल रैली कर चुके हैं। आपकी रैली से हमको क्या डर है? वो डर इनसे ये बात बुलवा रहा है। देखिए जो कानून की बात है वो कानून के पास रहने दीजिए। कानून जो है हम कानून के बारे में ना तो कोई टिप्पणी करना चाहते हैं क्योंकि कानून वो सर्वमान्य है, इसलिए हम कोई भी टिप्पणी करना चाहेंगे। लेकिन रण सिंह मान जी के बाद से खत्म करना पड़ेगा सर, वक्त खत्म हो गया, खत्म करना पड़ेगा। प्रवीण अत्री जी बहुत शुक्रिया, दूसरों के काले थोपने के जो है ना आपकी। रण सिंह मान जी खत्म करना पड़ेगा, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेखा शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी हर भगवान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर कई पहलू हैं जिन पर चर्चा होना जरूरी थी, कोशिश हमने वही की है और तमाम मेहमानों से माफी भी मांगना चाहेंगे, तकनीकी वजह से हम उस तरीके से वक्त नहीं दे पाए। नमस्कार। तो आपको वायदा दे करके जाता हूं कि बिहार की जेल में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लूंगा।